हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स और बीकॉम तीनों क्लासेस के लिए होने वाला है ईवीएस यानी कि पर्यावरण विज्ञान, इन्वायरमेंट साइंस होने वाला है लेसन नंबर 5। इससे पहले की जितनी वीडियोस है सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। और हाँ, अगर आप पीछे की वीडियोस देख के आए तो बहुत अच्छी बात है। तो आज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली है विथ नोट्स के साथ। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, तैयार हो जाइए कमर बांध के। एंड कुछ जो आपको मेन लगता है, फिलहाल तो देखो मैंने जो लिखा है मेरी तरफ से जो था सब मेन था जो मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 5, जिसका नाम है भूमि संसाधन। ये क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, यह हमें प्रकृति से प्राप्त है। जो है क्या है? भूमि संसाधन। तो इसका एक डेडिकेटेड पार्ट दे रखा है, तो डेडिकेटेड वीडियो भी हम बना रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को परिचय से। भूमि मानव जाति के लिए सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है। जो भूमि है वो मानव के लिए या मानव जाति के लिए सबसे एक मूल्यवान उपहार कह सकते हैं। उपहार के रूप में एक संसाधन है हमारे लिए, ठीक है। साथ ही प्रकृति के सबसे कीमती उपहारों में से एक है। साथ ही क्या है? कीमती, प्रकृति के सबसे कीमती उपहारों में से एक है, क्योंकि भूमि मतलब होता है जमीन, मिट्टी। और ये हमें क्या देती है? ये हमें अपने रहने का आवास देती है, खाने के लिए पदार्थ देती है। जो चीज़ें हमें चाहिए, हमारी ज़रूरत की चीज़ें, वो सभी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है? भूमि प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। यह स्थल मंडल का वह हिस्सा है जो जीवन को बनाए रखता है। यह स्थल मंडल का वह हिस्सा जो जीवन को बनाए रखता है, साथ ही मानव को विभिन्न संसाधन प्रदान कराता है, ठीक है। भूमि अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है। यह विभिन्न प्रकार के संसाधनों जैसे भोजन, फाइबर, दवा और खनिज के साथ साथ कृषि उत्पादकता, जैविक विविधता, कार्बन पृथक्करण आदि जैसी सेवाएं भी प्रदान कराता है, ठीक है। मनुष्य द्वारा दुरुपयोग यानी कि उसके बुरे उपयोग से, दुरुपयोग यानी अंधाधुंध उपयोग की वजह से और कुप्रबंधन के कारण भूमि संसाधन भारी खतरे में है। विभिन्न मानव जनित गतिविधियों के कारण भूमि की उत्पादकता कम होती जा रही है और प्रदूषित होती जा रही है। क्या भूमि? हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, इतने जो हमारे हानिकारक रसायन आ रहे हैं आजकल कृषि में, उसका यूज़ करते हैं। उससे क्या हो रहा है? जो हमारी भूमि है उसकी जो उत्पादकता क्षमता है वो क्या है? कम होती जा रही है। और जो भूमि है वो क्या होती जा रही है? प्रदूषित होती जा रही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा भूमि संसाधन। क्या पढ़ने वाले हैं? भूमि संसाधन, ठीक है। भूमि जो हमारे लिए किस तरीके से संसाधन है, तो देखो, भूमि संसाधन में भूमि के वे सभी पहलू और कार्य शामिल है जिनका प्रयोग मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। जो भूमि संसाधन है, इसमें वो सभी जो कार्य है या पहलू हैं, वो सभी चीजें समाहित है जिनका मानव क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है या उपयोग करता है। मनुष्य कृषि, देखो मनुष्य जो है कृषि करता है, खनन करता है, चराई करता है जानवरों और निपटान उद्देश्यों के लिए भी भूमि का दोहन कर रहा है। किसके के लिए कर रहा है? कृषि के लिए कर रहा है, खनन कर रहा है, जानवरों के लिए चराई कर रहा है और निपटान यानी कि जो भी गंद मतलब कूड़ा कचरा है, मलबा है, उसको भी निपटाने के लिए भी उपयोग कर रहा है। किसका? भूमि का। और उस वजह से क्या हो रहा है? भूमि जो है प्रदूषित हो रही है, उसका दोहन हो रहा है या क्षय हो रहा है, ठीक है, हानि हो रही है। सबसे पहले देखते हैं खनिज, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो रेड के साथ रेड मिक्स हो जाएगा। देखो, खनिज। खनिज एक शुद्ध कार्बनिक पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की परपटी में पाया जाता है या परपटी में होती है, ठीक है। पृथ्वी की परपटी में लगभग सभी खनिज पाए जाते हैं। पृथ्वी के अंदर देखो, हमें जितनी भी चीजें चाहिए, लोहा, आयरन, हीरा, सोना, मोती, जो भी चीज चाहिए वो सभी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? जमीन के अंदर से ही तो प्राप्त हो रही है। तो भूमि की परपटी से ही हमें प्राप्त हो रही है। खनिज गैर नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। जो खनिज है वो गैर नवीकरणीय संसाधन है। देखो, आपको पहले ये डिफाइन करना होगा, ये समझना होगा नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय या फिर गैर अनवीकरणीय क्या होता है। गैर नवीकरणीय या नवीकरणीय संसाधन, इनमें आपको डिफरेंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है।
और इसमें धातु जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि और गैर अधातु जैसे फास्फोरस, जिप्सम, मिट्टी, रेत आदि शामिल है। हमें पट्टिते क्या चीजें मिल रही हैं? गैर अनवीकरणीय, यानी कि नवीकरणीय वो होती है जो कि पुनः पूरित हो जाती है। ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। देखो, नवीकरणीय वो होती है जो पुनः पूरित हो सकती है, जिसका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और गैर नवीकरणीय वो होती है जिसका हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर वो खत्म हो गया तो उसका दोबारा इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। वो हमारे किस में आ जाते हैं? गैर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय संसाधनों में आ जाते हैं, ठीक है। खनिज मनुष्यों के लिए अत्यंत मूल्यवान है। जो खनिज है मनुष्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। कैसे? देखो, लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, और जो ये चीज़ें जो है, देखो लोहा हमें घर बनाने के लिए चाहिए, तांबा हमें तार वगैरह यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम के हमारे बर्तन भी होते हैं, कढ़ाई वगैरह होती है एल्युमिनियम की होती है वो। तो ऐसे उनके हमारे जीवन में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। खनिज का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वो उद्योगों में आवश्यक कच्चा माल है। क्योंकि जो खनिज क्या है, उद्योगों में कच्चा माल है। तांबे के तार, एल्युमिनियम के तार भी आपने सुने होंगे जो कि हमें आते हैं, ठीक है। और एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं राष्ट्र के समग्र विकास में। जो खनिज है ये एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं राष्ट्र यानी कि देश के विकास में भी अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, इस देश में अभी अभी कोयले की खान मिली है, लोहे की खान मिली, तो उससे क्या होगा? लोग हम अपने उस लोहे की खान को निकाल के उसको प्योरीफाई करके बेच सकते हैं मार्केट में। जब मार्केट में बेचेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे धन आएगा, हमारे पास पैसा आएगा, और पैसे से क्या होगा? हमारा इस जो सिटी है, हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, वो क्या करेगा? डेवलप करेगा, है कि नहीं? तो इससे क्या है? हमारा जो राष्ट्र है उसका भी विकास होगा, ठीक है। धात्विक खनिज जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सीसा, जस्ता आदि। गैर अधात्विक खनिज, देखो धात्विक जिसमें कि करंट पास हो जाए, जिसमें करंट पास हो जाए, अधात्विक जिसमें करंट पास ना हो, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको। अब देखो, गैर अधात्विक खनिज जैसे ग्रेफाइट, सल्फर, हाँ, फेल्सफर, आभ्रक, चूना पत्थर आदि। खनिज ईंधन जैसे कोयला, जिसको हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि। भारत खनिज संसाधनों में समृद्ध है। जो भारत है खनिज संसाधनों में समृद्ध है, और इसमें पर्याप्त मात्रा में लोहा, एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में क्या है? इसमें पर्याप्त मात्रा में लोहा, एल्युमिनियम, टाइटेनियम तथा तांबा, शिक्षा और दस्त आवश्यक उपलब्ध है। यानी जितने की हमें ज़रूरत है वो उपलब्ध है, और ये क्या है? जो संसाधनों में समृद्ध है। कौन? भारत, ठीक है। तो देखो, आपको ये समझ में आया खनिज क्या है, खनिज की एक भूमिका आपको समझ में आ गई, ठीक है। खनिज हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा, महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? आपने इसको पढ़ा एंड पूरा समझ लिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिट्टी। पॉइंट है मिट्टी, ठीक है। अब देख लेते हैं मिट्टी क्या है। मिट्टी को पृथ्वी की परपटी की सबसे बाहरी परत के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो मिट्टी है उसको पृथ्वी की सबसे जो बाहरी परत है उसके रूप में उसको परिभाषित किया जाता है या फिर बताया जाता है। हम किस पे रह रहे हैं? हम निवास किस पे करते हैं? हम निवास किसके पढ़ते हैं? ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूँ, देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा वो आप लोग हैंडल कर लेना। यहाँ पे क्या है? मिट्टी है। हम लोग कहाँ रहते हैं? धरती के ऊपर ही तो रहते हैं। पृथ्वी के ऊपर रहते हैं या नीचे रहते हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि हम लोग रहते कहाँ हैं, पृथ्वी के नीचे, बीच में या ऊपर, ठीक है। तो मैं तो फिलहाल जहाँ तक मुझे पता है हम ऊपर रहते हैं, ठीक है। मैं ऊपर की मान लेता हूँ। ऊपर में क्या है? ये मिट्टी की परत है। तो अगर ये मिट्टी की परत ही ना होती तो हम कहाँ रहते? हम कहाँ रहते? अगर मिट्टी की परत ही नहीं होती तो हम अपना जो पेड़ पौधे, जो भोजन हम उगा रहे हैं वो कहाँ उगाते? है कि नहीं है? तो मिट्टी क्या है? ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका या फिर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। मिट्टी पौधों के विकास के लिए, देखो अभी मैंने बताया पौधों के विकास के लिए प्राकृतिक माध्यम के रूप में कार्य करता है तथा उनके विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कराता है। उसके विकास के लिए जो भी पोषक तत्व चाहिए उसे, वो सभी चीजें प्रोवाइड करता है। कौन? मिट्टी, ठीक है।
मिट्टी कार्बनिक और खनिज सामग्री का एक जटिल मिश्रण है। जो मिट्टी है वो कार्बनिक पदार्थ और खनिज का उसमें खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे देखो मिट्टी के अंदर सारे जितने भी खनिज हैं, लोहा लोहा एल्युमिनियम तांबा सबके गुण पाए जाते हैं। ठीक है, कई तरीके के अम्ल वगैरह भी पाए जाते हैं, कई तरीके की धातुएं पाई जाती हैं, रसायन पाए जाते हैं। उन सभी का एक मिश्रण है, जटिल मिश्रण है। ठीक है, जो लगातार रासायनिक अपघटन और चट्टानों के यांत्रिक विघटन से बनता है। अपघटन क्या होता है? अपघटन का देखो, जो कि लगातार रासायनिक अपघटन, अपघटन का मतलब पहले समझ लेते हैं। अपघटन का मतलब होता है जैसे कि जंगल में कोई बड़ा भालू है या हाथी है, जो भी है, ठीक है, वो मर गया मिट्टी पे पड़े पड़े, उसमें क्या लग गया, जीवाणु कवक वगैरह लग गया, उसको खा खा के किसको मिला, उसको क्या कर देंगे, अपघटित कर देंगे, किसमें, मिट्टी में। तो उसी से क्या होगा, वहाँ की जमीन जो है एक उर्वरता, उसमें ताकत आ जाएगी। ठीक है, वहाँ पे जो कीड़े वगैरह होंगे ना, कीड़े से आपने देखा होगा, हम लोग जब खेती करते हैं या फिर जो फसल बोते हैं, उस फसल को बोने से पहले अपन लोग क्या करते हैं, उसकी वो करते हैं, जुताई वगैरह करते हैं। ठीक है, तो जुताई जब करते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी को पलटते हैं, मिट्टी को खुरदते ही तो हैं, तो यानी कि उसमें पलटना हो जाता है वो। तो जो भी नीचे जो कीड़े, जमीन के नीचे जो कीड़े हैं, वो क्या होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, जिस वजह से क्या है कि मिट्टी में हमारी उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। समझ में आया? तो उसी तरीके से अपघटन, चट्टानों के यांत्रिक विघटन है, जो चट्टान वगैरह होते हैं, जो पत्थर वगैरह होते हैं, उनके भी टुकड़े वुकड़े होकर के जो आते हैं मिट्टी में, वो भी हमारे क्या एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। पत्थरों में भी बहुत सारे, उनके अंदर इतनी गर्मी होती है, क्योंकि वो पत्थर बनते कैसे, वो बनते तो आखिर मिट्टी से ही है ना। ठीक है, तो उनमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसे रसायन, ऐसे कुछ पाए जाते हैं, खनिज वगैरह, जो कि मिट्टी की फसल उत्पादकता में एक शक्ति देने का काम करता है। ठीक है, बस आप लोग इतना जान लो, जो मिट्टी है वो एक खनिज सामग्री है, बहुत ही जटिल मिश्रण है, जिसमें कार्बनिक और खनिजों का बहुत बड़ा एक मिश्रण है। इसमें लगातार जो है अपघटन और चट्टानों के यांत्रिक विघटन से बनती है। ठीक है, लगातार ये बनती बिगड़ती रहती है। ठीक है, मिट्टी एक नवीकरणीय संसाधन है। जो मिट्टी है वो एक नवीकरणीय संसाधन है। बस अभी हम यहीं पे पढ़ेंगे कि मिट्टी एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता शक्ति पहले जैसे कि कुछ खेती ऐसी, हमारी कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि कई सालों तक लगी रहती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब एक बार फसल कट जाती है तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जिस वजह से क्या होता है, जब वो कम हो जाती है तो फिर उसको उसी शक्ति, वापस उस शक्ति में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या होता है, वो दोबारा उस शक्ति में आती है, तो वो क्या है कि दोबारा दोबारा हम उसका यूज कर रहे हैं, तो वो नवीकरणीय है कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे उसका ये मतलब नहीं कि नवीकरण यानी होता है दोबारा बनना, दोबारा बनने वाला यहाँ पे नहीं, क्योंकि मिट्टी बनने में बहुत टाइम लग जाता है। मिट्टी तकरीबन 400 से 500 बरस लग जाते हैं मिट्टी बनने में। ठीक है, एक मिट्टी का एक स्क्वायर बनने में, तो वो नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसकी शक्ति, उर्वरता शक्ति को आने में, क्योंकि आपने देखा होगा गांव में जब हम खेती वगैरह करते हैं, जो लोग किसान फैमिली से होंगे, फिलहाल तो ज़्यादातर लोग गाँव से ही बिलोंग करते हैं, तो देखो जो खेती करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कुछ टाइम के लिए खेतों को खाली छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि अभी उसमें से जो फसलें थी वो कट गई है। ठीक है, कटने, जैसे धान की खेती होती है, एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे धान की खेती हुई, ठीक है, तो धान की खेती, धान काटने के बाद ना कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, और जो उसमें बच जाता है, जो भी थोड़ा बहुत कटने के बाद बच जाता है, तो उसमें आग लगा दी जाती है। उससे क्या होता है, जल वल के सब वहीं पे फैल जाए, और उसमें वो दोबारा जल्दी जल्दी उर्वरता शक्ति आ जाए। क्योंकि देखो जब जल के गिरेगा उसके बाद शीत पड़ेगी। धान कब होता है हमारा? ठंडियों के मौसम में होता है। धान की खेती कब होती है? ठंडियों के मौसम में होती है। तो कटने के बाद जब उसको जला दिया तो राख बन गया। राख के ऊपर जब शीत पड़ेगी, ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने पर क्या होगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे। कुछ टाइम बाद वो कीड़े लग जाएंगे और गल के मिट्टी में चला जाएगा, और उसकी उर्वरता शक्ति वापस आएगी। दोबारा फिर क्या बो देंगे हम? गेहूं बो देंगे। क्या बो देंगे? गेहूं बो देंगे। ठीक है, तो ऐसी सबकी बस एक चक्र बना हुआ है। बस इसको हम अपना, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो कि मुख्य रूप से अपर्दन प्रक्रिया द्वारा लगातार बनता और नष्ट होता रहता है। अपर्दन यानी कि अपर्दन यानी होता है जैसे हवा चली उड़ गया, हवा चली उड़ गया, यानी अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा बनता और बिगड़ता रहता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ से भरपूर मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहा जाता है, और यह सबसे उपजाऊ परत होती है। जो कार्बनिक पदार्थ से जो भरपूर मिट्टी होती है, जो सबसे ऊपरी परत होती है, उसको क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। और यह परत क्या होती है? सबसे ज्यादा उपजाऊ परत होती है। क्या होती है? उपजाऊ परत होती है। ठीक है, मिट्टी मानव पर्यावरण का एक मूलभूत हिस्सा है। जो मिट्टी है, जो मृदा है या मिट्टी का एक परत जो है, वो मानव पर्यावरण का
एक मूलभूत यानी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि मिट्टी से ही, उसी से तो हम भाई अपनी खेती वेती कर रहे हैं। अगर वही नहीं रहे तो कहाँ क्या करेंगे, रहेंगे कहाँ। अगर मेन बात ये है कि मिट्टी नहीं रही तो हम रहेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, ठीक है। और पानी की तरह ही अति आवश्यक है। जिस तरीके से पानी हमारे लिए आवश्यक है, उसी तरीके से मिट्टी भी हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि मिट्टी है तभी खेती होगी, तभी अनाज आएगा, और तभी हम उसको खाएंगे, और तभी हम विकास करेंगे, और हमारा राष्ट्र विकास करेगा। इतना क्लियर हुआ, मिट्टी भी आपको समझ में आया। अब देखते हैं आगे, ठीक है। देखो, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मृदा समूह, जो हमारे भारत देश है, भारत देश में कुछ मृदा समूह पाए जाते हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी और अम्लीय मिट्टी, ठीक है। ये सभी जो है मिट्टियों के प्रकार हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। देखो, हमने दो टॉपिक पढ़ा, खनिज पढ़ा और मिट्टी पढ़ा। मिट्टी भी आपको पूरा क्लियर हो गया। देखो, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको लग रहा है कि टॉपिक बड़े, बस टॉपिक भी ज़्यादा बड़े नहीं है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहो तो समझ जाओगे। एंड मैं अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेस्ट ही दूँ, ठीक है। अब हमारा आता है थर्ड टॉपिक, जो कि है कृषि। क्या है, कृषि। बढ़ती विश्व जनसंख्या की खाद्य मांग को पूरा करने के लिए मानव द्वारा भूमि संसाधन का सबसे प्रमुख उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है। यानी कि जो हमारी बढ़ती विश्व जनसंख्या है, उसको क्या चाहिए, इतनी बड़ी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो सबको क्या चाहिए, खाना चाहिए। खाने के लिए, खाद्य मांग को पूरा करने के लिए मानव द्वारा क्या किया जा रहा है, भूमि संसाधन का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, और उसी में उसका उपयोग किया जा रहा है, और उससे ही लोगों की पूर्ति की जा रही है। लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है, ठीक है। कृषि पारिस्थितिक तंत्र भूमि की सतह का लगभग 40% कवर करता है। जो कृषि है वो पारिस्थितिक तंत्र भूमि की सतह का लगभग 40% कवर करती है, यानी 60% पे 60% बच जाता है कृषि के बाद। 40% क्या है, कृषि करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, 60 बच जाता है, जिसमें से हम रहने के लिए भी चाहिए, औद्योगिक के लिए भी चाहिए, और समुद्र वगैरह वो अलग ही है ना। फसल के लिए उपयुक्त विश्व का कुल भूमि क्षेत्र, जो फसल उगाने के लिए जो कुल भूमि क्षेत्र वो कितना है, 4.4 बिलियन हेक्टेयर है। कितना, 4.4 बिलियन हेक्टेयर, 4.4 बिलियन हेक्टेयर है, जो कि क्या है, किसके लिए है, फसल उगाने के लिए दी गई है या फिर उपलब्ध है, ठीक है। जिसमें से 1.6 बिलियन हेक्टेयर वर्तमान में खेती के अधीन है। जिसमें क्या है, 1.6 बिलियन हेक्टेयर जो है वो खेती के अधीन है, यानी खेती की जा रही है, बाकी एरिया ऐसी खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। दुनिया के कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि प्रमुख प्रेरक शक्ति है। देखो, दुनिया में जितने भी विकासशील देश हैं जो विकास कर रहे हैं, जैसे हमारा भारत है, हमारा भारत क्या है, विकसित नहीं है, विकासशील देश है, अभी विकास कर रहे हैं, तो इन सभी की अर्थव्यवस्था को एक प्रेरक शक्ति देने वाला जो कार्य है या फिर एक रास्ता है, वो क्या है, कृषि है। क्या है, कृषि है। कृषि से जितना अनाज उगाओगे बाहर देशों में इम्पोर्ट होगा, वो क्या होगा, सॉरी, हाँ, बाहर देशों में इम्पोर्ट होगा, और वहां से हमें क्या आएगा, पैसा आएगा, ठीक है, आउटपुट होगी और अब पैसा इनकमिंग होगी। उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण, उर्वरकों और बढ़ते कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण 70 से 80 वर्ष में वैश्विक स्तर पर कृषि उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हुई है। यानी कि देखो, उर्वरकों का हम प्रयोग तो कर रहे हैं, उससे हमारे बेनिफिट भी हो रहे हैं। क्या बेनिफिट हुए, 70 से 80 वर्षों में क्या हुआ, वैश्विक स्तर पर यानी विश्व स्तर पर कृषि उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हुई है। कितनी गुना वृद्धि हुई है, कई गुना वृद्धि हुई है, जिसका अनुमान भी नहीं लगाया हमने, ठीक है। लेकिन इस अत्यधिक रासायनिक गहन कृषि ने भूमि और उससे जुड़े संसाधनों पर भी प्रतिकूल यानी गलत प्रभाव डाला है। हम ये तो देख रहे हैं कि उन्नत हो रहा है, 70 से 80 वर्षों में वैश्विक स्तर बहुत बड़ी वृद्धि हुई है हमारी, हमने फसल बहुत अधिक मात्रा में उगा लिया। जो हम आज से 60 साल पहले, आज से 70 साल पहले जो हम मान लेता हूँ 1 बीघा में, ठीक है, 1 बीघा कितना होता है वो तो मुझे भी नहीं पता, 1 बीघा में हम लोग कितना उगाते थे, 100 किलो अनाज उगाते थे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज अपनी उर्वरक शक्ति और कीटनाशकों की मदद से क्या कर दिया, आज हम 1 बीघा में 500 कुंटल अनाज उगा रहे हैं, 500 केजी उगा रहे हैं, 500 केजी उगा रहे हैं। तो 100 और 500 में सीधा सीधा 400
400 किलो का फर्क आता है, तो वृद्धि होगी कि नहीं होगी? होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो जो कीड़े मकोड़े थे, यहाँ पे क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि कीड़े मकोड़े थे वो पेड़ों को खा जा रहे थे, फसल नष्ट भी हो रही थी हमारी। और यहाँ पे हमने कीटनाशकों का प्रयोग किया, उर्वरकों का प्रयोग किया, तो वो लोग मर गए। ठीक है, तो धीरे धीरे मरते मरते क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि अब वहां पर वो कीटाणु जो कीड़े मकोड़े वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, पूरी तरह से खत्म हो गए। तो जमीन में उर्वरता रह जाएगी? नहीं रहेगी, है ना। आपने देखा होगा गांव में जो होते हैं, गांव में खेती के लिए खेतों में गोबर वगैरह डालते हैं, और जो गांव में चूल्हे वगैरह जलाते हैं ना, उसकी राख वगैरह भी खेतों में बहा देते हैं। ठीक है, तो उस वजह से क्या है, उर्वरता आती है उसमें। ठीक है, क्योंकि उसमें गोबर वगैरह में कीड़े लग जाते हैं, तो उससे क्या है, खेतों में डाल देने से उसमें उर्वरक शक्ति आ जाती है और उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तो हर चीज का एक अच्छा उपयोग भी और एक गलत उपयोग भी है। ठीक है, तो अपन ने कृषि भी कंप्लीट कर लिया है, मुझे उम्मीद है आपको कृषि भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राकृतिक वन उत्पाद। क्या है? प्राकृतिक वन उत्पाद, यानी कि प्रकृति की ओर से जो हमें वन उत्पाद मिल रहा है ना, वो पढ़ने वाले। ठीक है, वनों से हमें कई प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं। वनों से हमें क्या उपलब्ध होते हैं? कई प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं, मुख्य रूप से लकड़ी, ठीक है, जलाऊ लकड़ी, जलाने के लिए लकड़ी, कागज के लिए लकड़ी की लुगदी, और पशुओं के लिए चारा शामिल है। यानी कि देखो, वनों से हमें कई प्रकार के जो संसाधन है उपलब्ध हो रहे हैं हमारे आवश्यकता के अनुसार। जैसे हमें घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए गांव में आपने देखा होगा लकड़ियों के घर बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं घर ही बनाना है, तो मुझे लेंटर डालना है, लेंटर के लिए मुझे सेटरिंग के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। लकड़ी कहाँ से मिलेगी? जंगल से मिलेगी। अब मुझे खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए मुझे लकड़ी जलानी है, लकड़ी कहाँ से मिलेगी? जंगलों से मिलेगी। अब मुझे कागज पेपर लिखना है, पेज, पढ़ाई तो करेंगे भाई, हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं ना, तो उस पे जो पेज चाहिए, बुक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पेड़ चाहिए, पेड़ की लुगदी चाहिए, लुगदी से ही तो पेड़ बनेगा। और पशु है, अब हमारे जब जानवर है, क्योंकि हम दूध घी दही दही मक्खन वगैरह तो खाएंगे ही ना, तो उसके लिए हमें क्या क्या जानवर पालने पड़ेंगे। और जब जानवर पालेंगे तो जानवर के लिए चारा कहाँ से आएगा? जानवर के लिए चारा कहाँ से आएगा? जंगलों से आएगा। तो चारा जंगलों से आएगा और वो जानवर खाएंगे और हमारा विकास होगा। मजा आ गया, है ना। अन्य गैर लकड़ी उत्पाद भी हैं, अन्य गैर लकड़ी उत्पाद भी हैं जो जंगलों से प्राप्त होते हैं, जिसमें नट, रेजिन, गोंद, औषधि पौधे, खाद्य फल, तेल आदि शामिल है, जिन्हें सामूहिक रूप से गैर लकड़ी वन उत्पाद कहा जाता है। गैर लकड़ी वन यानी जिनमें लकड़ी उपलब्ध ना हो। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो, औषधि, इसमें हमारा लकड़ी का उपयोग नहीं होता है। गैर लकड़ी वन का मतलब है लकड़ी का उपयोग ना होना, कठोर चीज का उपयोग ना होना। जैसे कि इसमें नट है, नट मुझे नहीं पता क्या है। रेजिन है, रेजिन एक तरह का ये उस वो होता है, केमिकल होता है, जो कि जैसे हमारे वो गाय वगैरह के लिए यूज करते हैं उसको। ठीक है, खली वगैरह में यूज उसको देते हैं, जो कि उसकी दूध की ताकत को, दूध बनाने में ज्यादा मदद करता है उसको, गाय को। ठीक है, वो एक पत्ता जैसा होता है वो। गोंद होता है, गोंद होती है पेड़ होता है, कोई ऐसा पेड़ होता होगा जिससे गोंद निकलता हो। एक पेड़ होता है, उसकी छाल छीला और वहां से धीरे धीरे उसका रस टपकते टपकते वो गोंद बन जाता है। औषधि किससे बनती है? जड़ों से बनती है या फिर पत्तों से बनती है। ठीक है, जैसे नीम का पत्ता हो गया, और भी कई सारे हमारे आ जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, एक बहुत सारे नाम सुने होंगे, मुझे नाम याद नहीं है। उसके बाद पौधे आ जाते हैं, खाद्य फल आ जाते हैं, पेड़ पे जो फल लगे रहते हैं, तेल आ जाते हैं, जैसे तिल का तेल आ गया, और इस कंडे का तेल आ गया, बहुत सारे तेल आ जाते हैं। वो सभी चीजें भी शामिल है इसमें, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गैर लकड़ी वन उत्पाद कहते हैं। इतना समझ में आया? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जाए तो टॉपिक हार्ड भी नहीं है ना, तो मजा आ रहा है ना, बिल्कुल मजा आ रहा है। तो चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा औषधि पौधे। यानी कि हमने यहाँ पे औषधि, ओ सॉरी, यहाँ पे औषधि तो पढ़ा, लेकिन हमने अब देखना है कि औषधि पौधे होते कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, औषधि पौधे मुख्य रूप से जंगलों से प्राप्त मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। जो औषधि पौधे हैं, ये मुख्य रूप से जंगलों से प्राप्त होते हैं। पहले तो मैं बता दूं, ये जंगलों से प्राप्त होते हैं और ये बहुत ही मूल्यवान है हमारे लिए, प्रकृति की देन है हमारे लिए। क्या है? प्रकृति की देन है। एक टाइम था, आज से 10 साल पहले की बात करूं मैं, सॉरी 20 साल पहले की बात करता हूँ, तो उस टाइम पे क्या होता था, बूढ़े पुराने लोग अगर कोई बीमार हुआ तो अरे ये पत्ता मुंह में डाल दो, हो जाएगा सही। बुखार आया, अरे ये डाल दो। लू लग गई, अरे प्याज खिला दो, सही हो जाएगा। तो क्या था, उस टाइम पे इन चीज़ों का यूज़ करते थे। अब क्या है, अब थोड़ा सा कुछ हुआ, डॉक्टर के पास जाओ, सीधा अंग्रेजी दवाइयों का यूज़ हो रहा है ना।
तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजी दवाइयों में भी हम पौधों का औषधि का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इनका भी यूज़ हो रहा है कि अंग्रेजी दवाइयों में भी इनका यूज़ होता है। ठीक है, जिनका उपयोग इतिहास काल से मानव समुदाय द्वारा किया जा रहा है, जिसका उपयोग क्या है, मानव समुदाय द्वारा बहुत ही पुराने समय से किया जा रहा है। दुनिया के लगभग 80% विकासशील देश प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए इन पारंपरिक औषधि पदार्थों पर निर्भर हैं। दुनिया के जो लगभग 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 80%, क्या मैं कह रहा हूँ, 90% लोग जो है विकासशील देश जो है, 90% विकासशील देश जो है प्राथमिक स्वास्थ्य यानी पहली शुरुआत की स्वास्थ्य जो थी उसके देखभाल के लिए जो पारंपरिक औषधि पौधे हैं उसी पर निर्भर है। आज से कुछ टाइम पहले आपने भी देखा होगा, किसी को डेंगू वगैरह हुआ होगा तो पपीते का पत्ते का रस पिया होगा, मैंने पिया है इसलिए मुझे पता है। तो उस रस को हमें पता था उससे दवाई बनती है, नहीं पता था। कितना भी दवाई खा लो डेंगू सही नहीं होता, तो किससे सही हो गया, पपीते के पत्ते से। एक तरह की क्या था वो, आखिर किसी ने बताया होगा, पुराने ज़माने के लोगों ने बताया। अब देखो आगे की पीढ़ी आने वाली, जैसे हमारी बात पीढ़ी आएगी, उनको क्या पता, तो उनको कुछ पता ही नहीं होगा इनके बारे में। जैसे हमें पता है कि नोटबंदी लगी, उसके नोटबंदी हुई थी, उसके बाद लॉकडाउन लगा, हमें क्या, हमारे देख नज़र के सामने हुआ, हमारे नज़र के सामने हुआ, तो हम कहते हैं ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हमने देखा, ऐसी ऐसी स्थितियाँ हुई, ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। और जब आगे हमारी पीढ़ी आएगी तो हमारी पीढ़ी क्या करेगी, वो बस उनको बस सुनेगी और वो बस उसको उतना उतना ज़्यादा रियलाइज़ नहीं कर पाएगी क्या कैसे 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 हुआ था। जैसे आज से पहले हम लोग जान लेते हैं, हम लोग पढ़ते कि अकबर आया था, अकबर ने ये किया था, वो किया था, इसका युद्ध हुआ था और ये हत्याकांड हुआ था। ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, बस सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो ये हमारा मैटर नहीं था, ये तो हम अलग ही टॉपिक से बाहर चले गए थे। ठीक है, तो दुनिया के लगभग जो 80% विकासशील देश है उनका प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जो था क्या है, वो औषधि पौधे पर ही निर्भर है, उनका औषधि पौधे है। ठीक है, औषधि पौधे की मांग लगातार बढ़ रही है, औषधि पौधे की मांग जो है लगातार बढ़ रही है। वनों में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वन जो है उन्होंने सभी देशों की अर्थव्यवस्था के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लाखों लोगों को जीवन यापन का साधन भी दिया है। बहुत से लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को उन्होंने क्या किया, जीवन व्यतीत करने का, यापन करने का एक रास्ता या एक सहायकता प्रदान की है। किसने, औषधि पौधों ने या वनों ने। ठीक है, इतना समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। औषधि पौधे भी आप लोग क्लियर हो गया। अब देख लेते थोड़ा सा आगे। वन बड़े, मध्य और लघु उद्योग के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में कार्य करता है। जो वन है हमारा, वन क्या है, मध्य यानी कि बीच का और लघु यानी कि छोटे उद्योग के कच्चे माल के रूप में भी कार्य करता है। विश्व स्तर पर लगभग 2 अरब लोग खाना पकाने और घरों को गर्म करने के लिए लकड़ी और तार चारकोल का उपयोग करते हैं। जो वन है हमारे, ये मध्य उद्योग और लघु उद्योग यानी छोटे उद्योग, बड़े उद्योग जो भी है, सभी उद्योगों को एक कच्चे माल के रूप में काम करते हैं, कार्य करता है। और बात की जाए अगर विश्व स्तर पर, तो लगभग लगभग गांव में अगर अभी भी हम बात करें, अभी भी कई हिस्से ऐसे हैं, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा, 2 अरब से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, खाना पकाने के लिए, घरों को गर्म करने के लिए, हाथ वगैरह सेकने के लिए लकड़ी और तारकोल पर उपयोग कर रहे हैं, या क्या कहते हैं उसको, तारकोल पर वो है, आश्रित है ना, लकड़ियों पर आश्रित है, वनों पर आश्रित है। लाखों ग्रामीण परिवार भोजन, ईंधन, औषधि पौधे और निर्माण सामग्री जैसी वन उत्पादों को इकट्ठा करके और बेचकर आय भी प्राप्त करते हैं। यानी बहुत से लाखों ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जो भोजन जो है, यानी कि जंगलों से फल वगैरह, ईंधन वगैरह और औषधि पौधे जो हैं, औषधि पौधे, निर्माण सामग्री यानी जो निर्माण के लिए जैसे सीधी लकड़ियाँ होती हैं, मोटी लकड़ियाँ जो घरों में यूज़ की जाती हैं, उन सभी को इकट्ठा करके उनको बेच करके, बाजार में बेच करके बहुत अच्छा अपना आय प्राप्त कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, वन भी अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका में योगदान देता है। जो वन है वो अप्रत्यक्ष रूप से यानी बिना किसी लाभ के, बिना किसी मतलब हस्तक्षेप के, क्या है, आजीविका यानी कि लोगों के जीवन यापन में अपना योगदान दे रहा है, क्योंकि वह मिट्टी के पोषक तत्वों और फसलों और पशुओं के लिए चारा प्रदान कराता है। क्योंकि वो क्या है, मिट्टी के पोषक तत्व प्रदान कराता है, फसलों और पशुओं के लिए भी चारा प्रदान करा रहा है। तो देखो जैसे कि मिट्टी के पोषक तत्व कैसे, ठीक है, मान लो एक पेड़ लगा हुआ है बड़ा सा, ठीक है,
इस पे बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं, खुल 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 पत्ते लगे हुए हैं, ठीक है। पत्ते कुछ ज्यादा घने नहीं हो गए, चलो कोई नहीं। हवा आई, जो पत्ते कमजोर थे वो नीचे गिरे, ठीक है। जंगल है, बहुत जंगल है भाई, वहां पे उतना कोई देखभाल नहीं करेगा। मान लो देखभाल कर भी रहा है तो पत्ते उठा के कहाँ डाल देगा वो, यहाँ इस हिस्से में डाल देगा, इस हिस्से में डाल देगा। यहाँ से पत्ते उठा के इस हिस्से में डाल दिया, ये पत्ता धीरे धीरे गल के कहाँ चला जाएगा, मिट्टी में। और वो क्या करेगा, मिट्टी में जाकर के एक मिट्टी को अपनी शक्ति किसको दे दी उसने, मिट्टी को दे दी। वहां पे उसकी मिट्टी की ताकत में बढ़ोतरी होगी, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? थोड़ा सा पीछे करके देखो, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ यार, आपको समझ में आ रहा है मुझे पता है। वह फसलों के परागण में भी मदद करते हैं, यानी उगने में भी मदद करते हैं, मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे कोई पेड़ लगा हुआ है, उसकी जड़ें कहाँ है, मिट्टी में फैली हुई है, मिट्टी में फैली हुई है। तो क्या वो मिट्टी जब हवा चलेगी तो क्या वहां की मिट्टी उड़ पाएगी, मिट्टी हटेगी? नहीं हटेगी। क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि जड़ों ने उस मिट्टी को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है ना। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान कराता है, ठीक है। मान लो एक यहाँ पे 2-3 पेड़ लगे हुए, ठीक है, और तेज हवा आई, तेज, यहाँ पे एक घर बना देता हूँ मैं, तेज हवा आई, छप्पर वाली घर है, तेज हवा आई, बहुत तेज हवा, वो पेड़ों से टकराने के बाद क्या होगी, उसकी हवा जो थी ना थोड़ी मंद हो गई, धीमी हो गई। तो क्या घर को कुछ बिगाड़ पाएगी? नहीं। और डायरेक्ट अगर हवा लगे तो छप्पर अप्पर लेके ही गायब, है ना। तो क्या करती है, आपदाओं से ही बचाती है। जैसे बाढ़ आ गया, बाढ़ के पानी को बहुत तेज प्रभाव है, पानी का बहुत तेजी से आ रहा है, लेकिन पेड़ों से जब टकराए तो क्या होगा, उसकी जो पानी की धीरे धीरे गति है वो कम होती जाएगी, और बाकी एरिया में आने के बाद उतना ज़्यादा हर्ष या फिर उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। समझ में आया? देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन दूँ। तो थोड़ी वीडियो लंबी भी हो रही है, तो कोई नहीं, बस एक आध टॉपिक और करते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा प्रदान कराते हैं, समझ में आ गया। लगभग 1.5 या फिर 2 बिलियन लोग अपनी आजीविका और आय के लिए वनों पर निर्भर है। अपनी जीवन जीने के लिए और अपनी आय के लिए किस पे निर्भर है, वनों पर निर्भर है आज भी, है ना। चंदन की लकड़ियां वगैरह बिक रही हैं ब्लैक मार्केट में, तो वो कहाँ बिक रही है उसका मुझे पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता हो तो बता देना, ठीक। चलो अब देखते हैं भूमि क्षरण या भूमि की हानि कैसे हो रही है। भूमि क्षरण को मनुष्यों द्वारा अत्यधिक दोहन के कारण भूमि की उत्पादकता क्षमता में गिरावट के रूप में परिभाषित किया गया है। भूमि क्षरण जो है मनुष्यों द्वारा अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा दोहन यानी उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा नुकसान दिया जा रहा है उसको, तो उस वजह से भूमि की जो उत्पादकता है उसमें कमी आ रही है, उसमें गिरावट आ रही है। तो उसी को परिभाषित किया है किसके द्वारा, भूमि क्षरण के द्वारा, ठीक है। भूमि हर्ष के द्वारा, भूमि क्षरण के द्वारा। समझ में आया इतना? अब देखते हैं आगे। भूमि क्षरण ने दुनिया के पारिस्थितिक तंत्र को अत्यधिक दबाव में डाल दिया है। जो भूमि क्षरण है, भूमि का जो नुकसान हो रहा है, उसने दुनिया के पारिस्थितिक तंत्र को अत्यधिक दबाव में डाल दिया है, क्योंकि महत्वपूर्ण संसाधन और सेवाएं प्रदान कराने की क्षमता तेजी से कम हो रही है। जो भी महत्वपूर्ण संसाधन है, उन महत्वपूर्ण संसाधन है और जो सेवाएं प्रदान कराती थी वन, हमें जंगल, भूमि, उनकी जो क्षमता है धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अब देखो, वो एक टाइम हुआ करता था जब खेतों में बिना किसी उर्वरक के अच्छी से अच्छी हम पैदावार कर लेते थे, लेकिन उसके बाद हमने क्या क्या अपना थोड़ा बहुत उर्वरकों का इस्तेमाल करना, क्या तो हमने 100 केजी से कितना कर दिया, 1000 केजी कर दिया। कितना कर दिया, 1000 केजी कर दिया। और अब क्या है, अब हमने देखो पहले उसमें हमने कोई भी उर्वरक यूज नहीं किया। एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो एक टाइम था हमने बिल्कुल भी उर्वरक यूज नहीं किया, हमने थोड़ा सा 1% जो उर्वरक था उसको यूज किया, तो कितना हो गया, 1000% हो गया। और लालच बढ़ गई मन में, तो हमने कितना कर दिया, 2% कर दिया। तो इससे क्या हो गया, 2000 हुआ। और एक टाइम ऐसा आएगा मिट्टी में तुम 100% भी डाल दोगे ना उर्वरक, उसके बाद भी उत्पादकता नहीं आ रही है। तो उससे क्या हो रहा है, भूमि की जो क्षमता है वो तेजी से कम होती जा रही है, घटती जा रही है, ठीक है। समझ में आया? भूमि क्षरण या भूमि हर्ट्स के प्रमुख कारण क्या क्या है। वनों की अंधाधुंध कटाई, इतनी बड़ी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसको रहेंगे कहाँ, उतनी बड़ी जनसंख्या रहेगी कहाँ, रहने के लिए घर बनाना पड़ेगा। और जहाँ पे वन है तो वनों को काट के तो घर बनाएंगे, तो वनों को
काट करके घर बनाया जाए। मिट्टी का शरण, मिट्टी का जो बहुत ज़्यादा उपयोग जो है दोहन हो रहा है उसका नुकसान हो रहा है। सूखा और बाढ़, जब प्रकृति हमारी सही तरीके से, परिस्थिति तंत्र सही तरीके से काम नहीं करेगा तो सूखा और बाढ़ ये प्राकृतिक आपदाएं हमें देखने को मिलेंगी। आधुनिक कृषि पद्धतियाँ यानी उर्वरकों का यूज, आधुनिक पद्धति जो है इसकी वजह से भी भूमि का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। मृदा प्रदूषण, मृदा में क्या है कि हम लोग जो फैक्ट्री से रसायन वगैरह निकल रहे हैं, पानी में बहा रहे हैं, मिट्टी में, धरती में जमा रहे हैं प्लास्टिक वगैरह, तो वो जलता नहीं है, तो जिससे क्या हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रही है। ठीक है। बढ़ता शहरीकरण, जंगलों को काट के हटाते जा रहे हैं, प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है और शहरीकरण होता जा रहा है। तो कृषि कहाँ होगी, जंगल है नहीं। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, पेड़ों से मिलता है, हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलता है। जनसंख्या बढ़ रही है, लोग रह रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, कहाँ से मिलेगी हमें। तो ये सभी क्या है, भूमि क्षरण के एक कारण है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, वीडियो को एंड कर दूं क्या, चलो कोई नहीं, बस एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक आध टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो देखो, मृदा अपरदन, क्या पढ़ेंगे, मृदा अपरदन, हवा, पानी और यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण जैसे प्राकृतिक भौतिक कारकों के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का नुकसान या अपरदन या फिर कटाव हो रहा है। किसकी वजह से, मृदा अपरदन की वजह से, हवा पानी की गुरुत्वाकर्षण के तेज बहाव की वजह से। जैसे यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है, अब तेज तेज बहाव से वो आया, पानी आया, तो मिट्टी को क्या करेगा, काटता हुआ ले जाएगा, तो मृदा का अपरदन हुआ। यहाँ पे मिट्टी थी, यहाँ से मिट्टी उठा कहाँ ले गया, यहाँ ले गया। यहाँ तो मिट्टी ज्यादा होगी लेकिन यहाँ कम हो गई। ठीक है, हवा चली, यहाँ पे मिट्टी थी, यहाँ से उड़ा के मिट्टी यहाँ ले गया, यहाँ तो कम हो गई, यहाँ ज्यादा होगी, तो मृदा का अपरदन हो रहा है। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत सबसे उपजाऊ परत होती है। जो मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ परत होती है। ठीक है, कार्बन पदार्थ और पोषक, क्या है, कार्बन पदार्थ और पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण कटाव से मिट्टी की उत्पादकता कम हो रही है। ये जो हमारा सबसे ऊपरी परत होती है, उपजाऊ परत होती है, और इसमें क्या है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, खनिज होते हैं भरपूर मात्रा में। इन सभी के जो कटाव, जो मिट्टी का जो ऊपरी परत का कटाव हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, उत्पादकता कम होती जा रही है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी वनस्पति का समर्थन करने में असमर्थ है। जिससे क्या है, जो मिट्टी है वनस्पति का, इन पेड़ पौधों का समर्थन करने में असमर्थ हो चुकी है, तथा मिट्टी का निर्माण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। मिट्टी का निर्माण यानी कि एक मिट्टी को बनने की प्रक्रिया जो है बहुत ही धीमी, या फिर कह सकते हैं नाम मात्र है, मंद है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी को आधारशिला से बनने में 200 से 300 साल लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन से कई अधिक है। क्या है, 1 सेंटीमीटर मिट्टी, यानी कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी धराशिला से बनने में 200 से 300 साल लग जाते हैं, प्लस ही लग जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी के कटाव के प्राकृतिक और मानव जनित कारण। ठीक है, जो हमारा मिट्टी है उसका कटाव हो रहा है। मिट्टी का कटाव कैसे कैसे, किसकी वजह से हो रहा है, प्राकृतिक कारण क्या है और मानव जनित कारण क्या है, इनको पढ़ते हैं। ठीक है, सतह का ढाल, पहाड़ी ढालों पर मिट्टी का कटाव अधिक होता है। सतह का ढाल मिट्टी के ढाल पर अधिक होता है, प्राकृतिक वनस्पति को हटाने के साथ बढ़ता है। देखो, सतह का ढाल यानी कि एक सतह है, उसका ढालापन, पहाड़ी ढालों पर मिट्टी का कटाव अधिक होता है। यानी जो पहाड़ी ऊंचे पे जो होती है उसका अधिक होता है। जैसे यहाँ कोई मान लो मिट्टी है, तो मिट्टी क्या होगी, धीरे धीरे बारिश आई, बारिश की वजह से क्या, धीरे धीरे मिट्टी नीचे आ गई, तो पहाड़ी ढालों से क्या हुआ, मिट्टी अधिक कटती है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति को हटाने के साथ भी बढ़ता है। ये क्या, मान लो यहाँ पे अगर पेड़ वेड़ उगे रहे घास पे, तो क्या मिट्टी बहेगी, नहीं बहेगी। तो प्राकृतिक वनस्पति जब यहाँ रहेगी नहीं तो मिट्टी कहाँ जाएगी, नीचे हट जाएगी ना। ठीक है, उच्च मिट्टी की मात्रा वाली मिट्टी की तुलना में रेत की उच्च सामग्री वाली मिट्टी में कटाव की संभावना अधिक होती है। यानी कि जो उच्च मिट्टी की जो मात्रा होती है, ठीक है, उच्च मिट्टी की मात्रा वाली मिट्टी की तुलना में रेत की उच्च सामग्री वाली मिट्टी में कटाव की संभावना अधिक होती है। यानी रेत वाली जो मिट्टी होती है उसकी संभावना अधिक होती है कटने की। ठीक है, इतना जान लो। जैसे कहते हैं ना बलुआ मिट्टी है, बलुआ मिट्टी आपने सुना होगा, अपने घर में या फिर कहीं बोलते हुए सुना होगा, बलुआ मिट्टी है, बलुआ मिट्टी है। तो बलुआ मिट्टी जो होती है ना, इसका जो रेत, जिसमें रेत भी मिक्स हो, उसका कटाव ज्यादा होता है उच्च मिट्टी की मात्रा वाली से। ठीक है,
उच्च तीव्रता वाली वर्षा, बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक कारक भी प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? जैसे कि बाढ़ आ गया, बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, सूखा सूखा आया, हवा चली और मिट्टी नीचे, ये क्या है? प्राकृतिक कारण है। आधुनिक समय की आधुनिक समय की रासायनिक गहन खेती पद्धतियां मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ के स्तर और मिट्टी की जैव विविधता को कम कर रही है। मिट्टी की जैव विविधता को कम कर रही है आज की आधुनिक रासायनिक कृषि। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। अत्यधिक सिंचाई भी अपरदन का एक कारण बनता है। मान लो एक खेत है, ठीक है, और एक इधर खेत है। मैंने इस खेत में कुछ बो रखा है और मैं सिंचाई कर रहा हूँ। मैंने अत्यधिक बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, तो पानी क्या होगा? बहने लगेगा। बहने के साथ साथ क्या हो जाएगी? मिट्टी भी बह के जाएगी। तो मिट्टी के बहने का एक कारण क्या बन गया? अत्यधिक सिंचाई। मवेशियों को खिलाने और लोगों की मांस और डेयरी जरूरतों को पूरा करने के लिए चराई के लिए वनस्पति के बड़े क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है। यानी कि देखो, बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ क्या हो रहा है? लोगों को आ, मांस चाहिए, डेयरी जैसे दूध दूध वगैरह चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गाय को, मवेशियों को ज़्यादा, जानवरों को ज़्यादा खिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चढ़ाई का जो क्षेत्र है उसको उस पर चराना पड़ेगा। और इतनी बढ़ती जनसंख्या के लिए क्या 2 गाय या 10 गाय काफ़ी है? नहीं ना। आखिर 100 लोगों को दूध चाहिए, 100 लोगों को आधा लीटर की दूध चाहिए, तो 50 किलो दूध हो गया। 50 किलो दूध क्या 10 गाय दे देगी? नहीं देगी। तो हमें उसके लिए करना है 20 गाय। तो 20 गाय क्या करेगी? 20 गाय के हिसाब से खाना खाएगी, तो क्या होगा? बड़े क्षेत्र का उपयोग किया जाएगा। समझ में आया ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे समझ में आ गया। क्लैप। तो देखो, अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट है हमारा मरुस्थलीकरण। क्या है? मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण का एक चरम मामला है जिसमें अर्ध शुष्क क्षेत्र तेजी से शुष्क हो जाते हैं। यानी कि मरुस्थलीकरण होता है जहां पर पानी की कमी हो, जिसके परिणाम स्वरूप जल निकायों, वनस्पति और वन्य जीवन का नुकसान होता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जल निकायों ने जल का जो क्षेत्र है उसका नुकसान होता है, वन्य जीवन का भी नुकसान होता है। वन्य नहीं रहेंगे, जीवन भी वहां नहीं रहेगा। मरुस्थलीकरण सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक पारिस्थितिक और पर्यावरण समस्याओं में से एक है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कहीं पानी की कमी हो रही है, सूखा पड़ रहा है, टाइम से बारिश नहीं हो रही है। तो ये सब क्या है? ये सब मरुस्थलीकरण की ही निशानी है। मानव निर्मित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है। विशेष तौर पर ऐसा अधिक चराई, भूमिगत जल के अत्यधिक इस्तेमाल और मानवीय एवं औद्योगिक कार्यों के नदियों के जल का रास्ता बदलने की वजह से यह सारी प्रक्रिया मूलतः अधिक आबादी की वजह से संचालित हो रही हैं। देखो, मानवीय गतिविधियां जो है विशेष तौर पर ऐसा, देखो, अधिक चराई की वजह से होता है। ज़्यादा से ज़्यादा भूमिगत यानी जमीन के अंदर जो पानी है उसके इस्तेमाल से हो रहा है। ठीक है। औद्योगिक जो कार्य हैं, फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, उनको लगाने की वजह से हो रहा है। नदियों में उनका रसायन जा रहा है, गंदा पानी जा रहा है, जिसमें क्या हुआ? नदियों का जल जो है दूषित हो रहा है और नदियों का जो मार्ग है वो भी बदल रहा है। इसकी वजह से भी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया आ जाती है सामने। ठीक है। अधिक आबादी यानी बढ़ती जनसंख्या को संचालित करने की वजह से भी ऐसा हो रहा है। यानी कि देखो, नदियां क्या है? धीरे धीरे भरती जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा, आप लोग देख पा रहे गोवा बीच जो है पहले के मुकाबले में छोटी हो गई है। क्यों छोटी होगी? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। क्या हो रही है? जनसंख्या बढ़ रही है, तो लोग रहेंगे कहाँ? तो अब तो नदियों, सागरों, महासागरों में भी धीरे धीरे मट्टी भर भर के रहने के लिए जमीन बना रही है ना? तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। मरुस्थलीकरण से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक बेहतर रहने की स्थिति की तलाश में शहरों, संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र की ओर लोगों का प्रवास है। मरुस्थलीकरण से उत्पन्न होने वाली जो प्रमुख समस्याएं हैं, ठीक है, उसमें क्या आता है? बेहतर रहने की स्थिति यानी बेहतर जीवन जीने की स्थिति में तलाश में शहरों में लोग जा रहे हैं। ठीक है। संसाधनों में, अब जब लोग शहरों में जाएंगे तो संसाधनों में क्या होगा? समृद्ध क्षेत्रों की ओर लोगों का प्रवास हो रहा है जहाँ पे अच्छा समृद्ध मिले। और वो कैसे मिलेगा? शहरों में कहाँ से जाता है? गांव से ही तो जाता है। जब सब लोग गांव चले जाएंगे तो समृद्धि कहाँ से आएगी? कहीं से नहीं आएगी। शहर में बड़े पैमाने पर प्रवास से न केवल खेती की जा सकने वाली भूमि का आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि शहरों में संसाधन की कमी और प्रदूषण पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। देखो, सभी लोग शहरों में चले जाएंगे प्रवासन के लिए, तो भूमि का क्या होगा? इतनी जब सभी लोग, जनसंख्या बढ़ेगी वहाँ शहरों में, तो शहरों में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भूमि का क्या होगा? अधिक से अधिक
उपयोग होगा, घर वगैरह बनाने के लिए, उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए, तो भूमि का क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है। और शहरों में संसाधनों की कमी, शहरों में क्या होगा, संसाधनों की कमी होगी। क्यों कमी होगी, सब लोग कहाँ जा रहे हैं, गाँव छोड़ के, गाँव छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। शहरों में तो खेती करेंगे नहीं वो लोग। ठीक है, वहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, तो आदमी खेती कहाँ करेगा, है ना। तो क्या होगा, संसाधनों में कमी आ रही है, जो जरूरत की चीज़ें वो हमें ढंग से नहीं मिल पा रही है। प्रदूषण पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, गाड़ी लेके बूम बूम करते हुए जा रहे हैं, फुल एकदम धुआं उड़ाते हुए, तो उससे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, और भी सही कई सारे प्रदूषण का हमें सामना करना पड़ रहा है। ओजोन परत भी हर्ष हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सभी परेशानियां हमें देखने को मिल रही है। वनों की कटाई, अतिचरण, आधुनिक कृषि पद्धतियां, बढ़ते शहरीकरण, जल संसाधनों के कुप्रबंधन, भूजल के दोहन और आर्द्र भूमि के विनाश के कारण भूमि के धीरे धीरे खराब होने की, मरुस्थलीकरण शुरू होता है। यानी कि अत्यधिक वनों की कटाई से, अत्यधिक चराई से, यानी पशुओं को चरा दिया, कृषि पद्धति में शहरीकरण का उपयोग होना, ठीक है, आधुनिकीकरण का उपयोग होना, और शहरीकरण का विस्तार होते जाना, और जो संसाधन है उनका कुप्रबंधन, यानी गलत तरीके से उसका प्रबंधन करना, भूजल का जो जमीन के नीचे पानी है उस पानी का दोहन करना, गलत तरीके से उपयोग करने से, आदमी मोटर चला दिया और कार धो रहा है, भाई बाल्टी में लेके धो ले, है कि नहीं है। तो आदमी क्या करता है, दिखावे के लिए बस ऐसे ही अपने टाइम पास कर रहा है अपना, कुछ सोचता नहीं है, मोटर चालू करके कार धो रहा है, बाइक धो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, नुकसान ही तो कर रहा है ना आने वाली पीढ़ी के लिए, और अपना भी नुकसान कर रहा है। ये सभी वजह क्या है, मरुस्थलीकरण की वजह है, मरुस्थलीकरण की शुरुआत है। तो ठीक है, तो देखो आपको मरुस्थलीकरण भी समझ में आया। तो अब आगे बढ़ने, देखो आज की भी वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और अब मैं भी थक गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते। तो वनों की कटाई जो है इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 में इसको फुल एक्सप्लेन करेंगे, किसको, वनों की कटाई को। इससे पहले मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए हैं। अगर आपको नहीं क्लियर हुए हैं तो एक बार और इस वीडियो को देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, एंड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारे नोट्स है, आप लोगों को सारे नोट्स समझ में आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है अगर उसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें अपने डाउट को, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जितने भी आने वाली न्यू वीडियोज़ हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी हमारी पार्ट 2 भी आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।